हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल कॉन्सेप्ट एंड सोल्यूशन। आज हम लोग रिवाइज करने वाले हैं ईएमआई एंड एसी। बहुत सारे बच्चों को इसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं कॉन्सेप्ट वाइज, या तो वो भूल गए हैं, रिवाइज नहीं करते हैं शायद इसलिए। अदरवाइज आप नोट्स देखोगे, आपके पास है, सब कुछ है आपके पास, लेकिन क्वेश्चन वाइज रिवाइज करने का जो लास्ट टाइम में जो फ़ायदा है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। अगर आप देखोगे कि बहुत सारे फॉर्मूले हैं, बहुत सारे आपके पास डेरिवेशंस भी हो चुके हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि कहाँ से स्टार्ट करना है। तो बिंदास रहो, देखते रहो, पूरा रिवाइज करते हैं, एक एक फॉर्मूला रिवाइज करने वाले हैं। क्वेश्चन वाइज रिवीजन है ये। अगर हम क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं काफ़ी अच्छे से तो बहुत ही फायदा होने वाला है। वॉच इट आउट। ये है क्वेश्चन। आप लोग पहले क्वेश्चन को पढ़ो, क्या लिखा हुआ है। कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 400 ओम इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इफ द मैग्नेटिक फ्लक्स वेबर linked with the coil varies with the time t as shown in the figure. The current in the coil at t is equal to 2 second is 2 सेकेंड के बाद जो उसमें करंट मांगा गया वो हमको फाइंड करनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसमें करंट फाइंड करने वाले हैं। तो फ्लक्स गिवन है, तो फ्लक्स तो हमें मालूम है कि फ्लक्स को अगर वेरिएबल फ्लक्स है तो ईएमएफ कैसे आएगा। हमारे पास जो ईएमएफ आने वाला है वो है माइनस ऑफ d∅dt। बिल्कुल बेसिक है, हम लोगों ने बिल्कुल ईएमआई के स्टार्टिंग में ही किया था ये। तो इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो आपको बेसिक डिफरेंशिएशन ही आनी चाहिए, ज़्यादा हाई लेवल डिफरेंशिएशन आपको नहीं आनी है, उसकी ज़रूरत नहीं है। दैट इज़ 50t² प्लस ऑफ 4, है ना। ये है हमारे पास टाइम डिपेंडेंट फ्लक्स। अब सिंपल डिफरेंशिएशन क्या होता है, टाइम के एस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो मैं क्या लिखूंगा, d∅dt इज इक्वल टू 50 इंटू 2t। टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या 2t होगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होगा, बच्चे बच्चे को मालूम है। ये हो गया 100t। तो ईएमएफ जो मेरे को मिलेगा, अगर मैं मॉड ऑफ ईएमएफ ले लूँ तो क्या लिखूंगा, मतलब मॉड का मतलब हो गया मुझे नेगेटिव यहाँ नहीं चाहिए। दैट मीन्स ये हो गया 100t। अब t में डालूंगा यहाँ 2 सेकेंड, ये हो जाएगा 100 इंटू 2, 200 एम्पियर। ठीक है बच्चों, ये हो गया, सॉरी ईएमएफ हो गया, ये वोल्ट है, ये वोल्ट है। ईएमएफ हमारे को मिल गया है तो ओम्स लॉ लगा सकते हैं। 200 वोल्ट इज इक्वल टू आई इंटू आर। आर यहाँ पे 400 है, तो ये हो गया 0.5 एम्पियर। आई हो गया 0.5 एम्पियर। देखो कितना लॉलीपॉप है, कितना इजी है, कुछ भी नहीं है। चलो इसको नोट कर लो बच्चों। दूसरा करके देखते हैं। द कंडक्टिंग सर्कुलर लूप इज प्लेस्ड in a uniform magnetic field B is equal to 0.025 Tesla with its plane perpendicular to the loop. With its plane perpendicular to the loop. हमारे पास ये प्लेन है, ये perpendicular to the loop है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया। The radius of the loop is made to shrink at a constant rate. रेडियस कम हो रहा है, dr/dt गिवन है बच्चों हमारे पास। ठीक है बच्चों, दिस इज योर एरिया वेक्टर, राइट। सो रेडियस इज श्रिंकिंग, सो dr/dt इज गिवन 1 mm पर सेकेंड, दिस गिवन क्वांटिटी। यानी कि एरिया चेंज हो रहा है, रेडियस चेंज हो रहा है तो एरिया चेंज हो रहा है। और देखो बच्चों, सबसे अच्छी बात ध्यान में ये रखना कि एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। मैग्नेटिक फील्ड चाहे जैसा भी हो, लकीली इस केस में मैग्नेटिक फील्ड गिवन है परपेंडिकुलर टू द सरफेस, यानी कि एरिया और मैग्नेटिक फील्ड इस केस में दोनों एक साथ हैं। तो हम लोग जो फ्लक्स का फॉर्मूला लिखते हैं, क्या लिखते हैं, BA cos ऑफ 0 डिग्री। ये होता है 0 डिग्री इसलिए क्योंकि एरिया और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक ही डायरेक्शन में है। सो वी कैन राइट B एरिया। अब सर्कुलर लूप है तो एरिया क्या लिखेंगे, πr², cos 0 की वैल्यू होगी 1। सो d∅dt B
पाई 2r इंटू डी आर बाई डी टी। दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। अब डी आर बाई डी टी तो है हमारे पास, तो हम लोग ई एम एफ क्या लिख सकते हैं, बी पाई डी फाई बाई डी टी को सीधा ई एम एफ लिख रहा हूँ। बी हो गया, पाई हो गया, ये 2 हो गया। रेडियस जब 2 सेंटीमीटर होगा तो बतानी है कि ई एम एफ क्या होगा। तो रेडियस यहाँ 2 सेंटीमीटर है, मतलब 2/100 हो गया, और डी आर बाई डी टी हो गया 10⁻³ mm है, मुझे मीटर में चेंज करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई 10⁻³ इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे। मैग्नेटिक फील्ड गिवन है 25/1000। ध्यान से बच्चों, कैलकुलेशन बहुत ही सटीक करनी पड़ेगी। 25/1000 है ये मैग्नेटिक फील्ड, इंटू पाई है, और ये 4 है, तो ये 25 हो जाएगा। 1/25 इंटू 10⁻³ 25 कट हो गया, ये हो गया पाई इंटू 10⁻6 वोल्ट। अब जहाँ भी 10⁻6 होगा वो माइक्रो से डिनोट करते हैं, तो ये पूरा हो गया माइक्रो। सो पाई माइक्रो वोल्ट, पाई माइक्रो वोल्ट, ऑप्शन बी आ रहा है बच्चों हमारा, पाई माइक्रो वोल्ट। सो बी केयरफुल, ठीक है, इसको नोट कर लो बच्चों अच्छे से। थर्ड क्वेश्चन है, प्लीज 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 देखो 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 कैसा है। थर्ड क्वेश्चन में क्या करें हम लोग कि हमारी बात बन जाए। The magnetic flux through a circuit of resistance R changes by an amount delta phi in a time delta t. Then the total quantity of electric charge Q that passes any point in the circuit during the time delta t. Total quantity of electric charge Q, charge Q की बात हो रही है, डेल्टा फाई है हमारे पास। तो EMF क्या लिखते हैं हम लोग, EMF तो सीधा सीधा लिखते हैं चेंज इन फ्लक्स अपॉन टाइम टेकन, ये EMF होता है। और EMF क्या लिखते हैं हम लोग, I इंटू आर लिख लेते हैं, ठीक है। देखो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप काम करो, कभी दिक्कत नहीं आने वाली। हमारे को चार्ज बोला गया है, इसलिए मैंने करंट का एक्सप्रेशन लिखा है, क्योंकि चार्ज एंड करंट आर रिलेटेड। आई को मैं क्या लिख लूंगा, चार्ज अपॉन टाइम, यही तो होता है करंट, 10th क्लास में ही पढ़ा था हम लोगों ने ये। तो चार्ज टाइम और टाइम तो गया, चार्ज मेरे को मिल जाएगा चेंज इन फ्लक्स अपॉन रेजिस्टेंस, हाँ, चेंज इन फ्लक्स अपॉन रेजिस्टेंस में टाइम का एक्सप्रेशन है ही नहीं, टाइम तो गायब हो गया। तो एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन बी, है ना। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के दे सकते हैं एग्जाम में, तो आपको बिल्कुल बेसिक्स पे ध्यान रखना है। बेसिक्स अगर आपको आता है तो कहीं भी दिक्कत नहीं होने वाली। दूसरा करते हैं बच्चों, 4th नंबर, इसको पढ़ लो एक बार बच्चों, ध्यान से देखो क्या करना है। पढ़ लिया आप लोगों ने। मैग्नेटिक फील्ड बी गिवन है मुझे, एरिया गिवन है, टर्न्स गिवन है। अब बोला गया कॉइल को रिमूव्ड फ्रॉम दिस फील्ड इन टाइम टी द वैल्यू ऑफ टी। मतलब कि अगर हमारे को इतना वोल्ट को करंट उसमें इंड्यूस करना है, तो मैं कॉइल को कितने देर में वेरिएशन दूँ। वेरिएशन देने का मतलब यहाँ कह रहा है कॉइल को आपको हटाना है, तो कितने टाइम में हटाएंगे। तो बिल्कुल बेसिक, फिर से बेसिक्स पे आ जाओ। EMF होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, ये। और फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स होता है B इंटू एरिया इंटू नंबर ऑफ टर्न इंटू कॉस थीटा। बहुत बार नंबर ऑफ टर्न हम लोग नहीं लेते हैं, या 1 होता है तो n का टर्म वहाँ से हट जाता है। इस केस में है नंबर ऑफ टर्न, तो मुझे दिखाना पड़ेगा। अब ये फ्लक्स है, गिवन है, जब हम पूरे फील्ड से उसको हटा लेंगे तो जो फ्लक्स आएगा फाइनल वाला वो तो जीरो आएगा, क्योंकि जब मैग्नेटिक फील्ड ही जीरो हो गया उसके लिए, तो फ्लक्स विल बी जीरो। यानी कि फ्लक्स यहाँ चेंज हो रहा है, पहले कुछ वैल्यू थी, अभी वो वैल्यू जीरो हो गई, तो चेंज तो हो रहा है फ्लक्स। EMF इज गिवन है 0.1 वोल्ट। चेंज इन फ्लक्स में क्या लिखूंगा, फाई माइनस फाई डैश डिवाइड बाई टाइम टी, ये तो होता है EMF। तो फिर से वही काम कर लेते हैं बेसिक वाला। 0.1 इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड हो गया 2 इंटू 10⁻⁻2
इंटू एरिया इज गिवन है 100 इंटू 10⁻⁻⁴, नंबर ऑफ टर्न इज गिवन 50, ठीक है। राइट एंगल टू द कर्व, जब भी मैग्नेटिक फील्ड राइट एंगल गिवन हो दैट मीन्स cos 0 डिग्री लेंगे बच्चों, घबराने का नहीं है। 90 डिग्री का मतलब है एरिया तो ऑलरेडी 90 डिग्री है। बहुत सारे बच्चों को एंगल में कन्फ्यूजन है। एंगल जो हम लोग लेते हैं हमेशा एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का लेते हैं। जब दोनों ही परपेंडिकुलर हो, देखो एरिया तो ऑलवेज परपेंडिकुलर ही होता है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड भी परपेंडिकुलर है, यानी कि दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए। cos 0 डिग्री हो गया, cos 0 की वैल्यू होती है 1, ये आ गया डिवाइड बाई टाइम t। यहाँ से हम लोग टाइम t निकालने वाले हैं, तो 10⁻⁻⁴ है, यहाँ से एक पॉइंट हटा लो तो यहाँ एक 10 आएगा, तो हमारे को मिल गया 1/100 इज इक्वल टू, इधर 2 है, ये 10 1/10 है, सॉरी ध्यान से करना है बच्चों। ये है 1/10, ये है 2 है, 1 2 3 इंटू 10 इंटू 10⁻⁻⁴ अपॉन t, तो ये t मिल जाएगा मेरे को 2 इंटू 10⁻⁻2 सेकेंड, सॉरी 50 का भी एक 5 का भी एक टर्म है, 5 इंटू 2 10 हो जाएगा, तो 10⁻⁻1 यानी कि 0.1 सेकेंड आ रहा है बच्चों। सो थोड़ा केयरफुल रहना कैलकुलेशंस के टाइम, क्योंकि जब MCQ आएंगे तो आपको सारे एक जैसे लगेंगे, सो बी केयरफुल इन दिस। ये ट्राई करो बच्चों, इसको थोड़ा देखो एक बार क्वेश्चन में कैसे करें, टेक ए टाइम। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारे पास ग्राफ के क्वेश्चन एक दे दिया गया है। द करंट आई इन द इंडक्टेंस इज वैरिंग विथ टाइम अकॉर्डिंग टू द प्लॉट शोन इन फिगर। करंट है, टाइम है, प्लॉट है। विच आर द फॉर द करंट वेरिएशन ऑफ वोल्टेज विथ टाइम। वोल्टेज और टाइम का वेरिएशन गिवन है, 4 ऑप्शन है, तो ये कैसे होगा ये देखना है हमारे को। और ये बात किसकी हो रही है? इंडक्टेंस की बात हो रही है। इंडक्टेंस में वोल्टेज, तो बच्चों हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से किया हुआ है कि वोल्टेज इन एनी इंडक्टर इज L इंटू di/dt, हम लोगों ने किया हुआ है। आप देख सकते हो, सेल्फ इंडक्टेंस वाले टॉपिक खोल के देखना। किसी भी जब भी हम कॉइल के वोल्टेज की बात करेंगे तो L di/dt की बात करेंगे। di/dt, अब इस ग्राफ में वापस आ जाओ, तो di/dt क्या है? di रिप्रेजेंट्स y एक्सिस, चेंज इन y कोऑर्डिनेट, dt है चेंज इन x कोऑर्डिनेट। इसी को तो हम लोग स्लोप कहते हैं ना, ये तो स्लोप होता है। यानी कि वोल्टेज डिपेंड्स अपॉन स्लोप ऑफ IT ग्राफ। तो अगर हम लोग 0 से t/2 की बात करें, यहां से यहां तक इस लाइन की बात करें, शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, मैंने यहाँ पर t/2 की बात करी, ये t/2 हो गया, 0 हो गया। तो इस लाइन में जो एंगल है तो कांस्टेंट है, स्लोप ऑफ दिस लाइन इज फिक्स्ड कांस्टेंट। तो अगर मैं बात करूं 0 से लेके t/2, अगर मैं बात करूं 0 से लेके t/2 के लिए, तो क्या बोलूंगा? di/dt इज कांस्टेंट, कांस्टेंट है। और यानी कि वोल्टेज इज व्हाट? कांस्टेंट क्वांटिटी। L तो कांस्टेंट ही है, कांस्टेंट ही होता है ना किसी पर्टिकुलर इंडक्टेंस के लिए, कॉइल के लिए वोल्टेज कांस्टेंट है। यानी कि 0 से t/2 के लिए वोल्टेज कांस्टेंट होनी चाहिए। फिर t/2 से अगर 0 की बात करेंगे, यहां भी स्लोप कांस्टेंट है। हाफ जर्नी के लिए स्लोप कांस्टेंट, दूसरे जर्नी के लिए भी स्लोप कांस्टेंट है, लेकिन स्लोप इसका कैसा होगा? नेगेटिव होगा। ठीक है, सो हमें थोड़ा सा केयरफुल रहना है। तो 0 से t/2 के लिए आप देखो किस वाले ग्राफ में वोल्टेज कांस्टेंट है। ये तो बढ़ता जा रहा है, ये भी बढ़ता जा रहा है, ये भी बढ़ता जा रहा है, नहीं चलेगा। तीनों रूल आउट हो गए, तीनों रूल आउट हो गए। यही एक ऑप्शन बचता है। देखो ये कांस्टेंट जा रहा है ना, ये कांस्टेंट लाइन है t/2, फिर ये डायरेक्शन चेंज हो गया क्योंकि इसका स्लोप नेगेटिव हो गया,
पहले पॉजिटिव स्लोप फिर नेगेटिव स्लोप, यानी कि हमारा जो v है वो चेंजिंग नेचर का, ये पॉजिटिव था ये नेगेटिव हो गया। सो दिस इज द ओनली ऑप्शन वी आर लेफ्ट विथ। प्लीज मेक ए नोट। ठीक है बच्चों, लिखना जरूरी है, समझना जरूरी है। नेक्स्ट है, इन द सर्किट ऑफ फिगर द बल्ब विल बिकम सडनली ब्राइट इफ, बताओ सडनली ब्राइट हो जाएगा, क्या करें और कैसे करें, सोच के देखो। देखो बच्चों, हम लोगों ने पढ़ा है सेल्फ इंडक्शन में कि जैसे ही इसमें हम स्विच ऑन करते हैं ना, उसमें करंट होता है, ठीक है। उसमें करंट डेवलप होता है और इंडक्टर क्या करता है, इंडक्टर अपने अंदर ईएमएफ को इंड्यूस कर लेता है, मतलब उसके पास वोल्टेज हो गई। अगर आप कनेक्शन को हटा भी दोगे ना तो अपना वाला इंड्यूस वोल्टेज से अपना इंड्यूस करंट अपने अंदर ले आता है और वो ग्लो करने लग जाता है, थोड़े टाइम के लिए सही लेकिन ग्लो करता है वो। Thus, in the circuit of figure, the bulb will become suddenly bright if contact is made or broken. Contact is made, contact is broken. देखो यहाँ पे contact तो है ही नहीं, अभी दिख रहा है नहीं है। हालांकि इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और कंप्लीट बनाना चाहिए था कि पहले स्विच ऑन था या नहीं था, ये बतानी चाहिए थी। तो जैसे ही ये कॉन्टैक्ट पे आएगा, ये करंट इसके पास बनना डेवलप करना शुरू होगा। तो देयर इज सम टाइम लैग। अगर एक बार ये चार्ज हो गया मान लो एक बार ये सर्किट, उसके बाद अगर हम कॉन्टैक्ट हटाते हैं तब ये ग्लो करता है। हालांकि इसको क्वेश्चन में मेंशन करनी चाहिए थी कि पहले से चार्ज हो चुका है, ठीक है, फिर हम उसके बाद मेड करेंगे या ब्रोकन करेंगे तो क्या होगा, क्लियर मेंशन नहीं है। लेकिन आप ये समझ सकते हो कि जब हम इसको स्विच ऑन करेंगे तो ये चार्ज होने में टाइम लगेगा, थोड़ा सा फ्रैक्शन ऑफ टाइम लगेगा। वंस इट चार्ज, अगर आप सर्किट को ब्रेक कर दोगे तब ये ग्लो करेगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखना। तो सर्किट इज कॉन्टैक्ट इज ब्रोकन, तब ये ग्लो करने वाला है। तो बच्चों आपको और भी बहुत सारे क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ, आपको असर्शन रीजन भी दूंगा। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि आपने जो नोट्स है आपके पास उसको अच्छे से स्टडी करो, हर एक फॉर्मूले की लिस्टिंग तैयार कर लो और कोशिश करो फॉर्मूले को समझने की, तभी आप उसको अप्लाई कर पाओगे। ठीक है बच्चों, प्लीज़ मेक ए नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सारे फार्मूले आपके पास नोटबुक में मार्क्ड होने चाहिए और बिल्कुल समझ के रखो। फार्मूला सीधा अप्लाई करेंगे एंड विल गेट द थिंग्स। A conductor of length 0.4 meter is moving with a speed of 7 meter per second. Conductor is moving. हम लोगों ने बच्चों किया हुआ है मोशनल EMF। मोशनल EMF आपको पता होगा, डिराइव किया था हम लोगों ने। EMF is equal to BLV. Perpendicular to a magnetic field of intensity 0.9 Weber per meter square, the induced EMF across the conductor is. Induced EMF फाइंड करनी है। तो हमारे को मालूम है फार्मूला, EMF क्या हो जाएगा, BLV हो जाएगा। और B मेरे पास है 0.9, लेंथ है 0.4 और इसकी वेलोसिटी है 7 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। 9 × 4 × 7 दैट मीन्स 28/100। 8 × 9 72, 2 7 18 और 7 252 डिवाइड बाई 100 दैट मीन्स 2.52 वोल्ट। ऑप्शन बी इज कमिंग बच्चों, है इजी है, मज़ेदार है, कुछ नहीं करना ज़्यादा। नेक्स्ट वन, इफ द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ ए कॉइल ऑफ सोलेनॉइड इज डबल्ड द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनॉइड। देखो बच्चों, सेल्फ इंडक्टेंस भी हम लोगों ने डिराइव किया हुआ है फार्मूला, L इज इक्वल टू μ0 n square A upon L, or we can say L is equal to μ0 n square area into length। तो स्मॉल n यहाँ पर है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ये भी हम लोगों ने डिराइव किया हुआ है, अपने नोटबुक में आप देख सकते हो। सो L इज इक्वल टू
हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्टली रिलेटेड टू नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ का स्क्वायर। तो यहाँ पे बोला गया है द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्क्वायर इज डबल्ड। नंबर ऑफ टर्न अगर डबल्ड हो जाएगा तो ये यहाँ 2n लिखना पड़ेगा। सो l बिकम्स 4 टाइम्स, ठीक है, 2n का स्क्वायर तो 4 टाइम्स हो जाएगा, तो सीधा लिखेंगे बिकम्स 4 टाइम्स, ऑप्शन डी इजी है। नेक्स्ट है एन इंडक्टर में स्टोर एनर्जी इन इलेक्ट्रिक फील्ड इट कॉइल। देखो बच्चों, हम लोगों ने पढ़ाई करी थी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, कैपेसिटर भी हम लोगों ने देखा था, हम लोगों ने एनर्जी डिराइव किया था कैपेसिटर में। तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता था हमारे को दो प्लेट्स के बीच में, पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव प्लेट, बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कैपेसिटर के केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो एनर्जी स्टोर होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में स्टोर होता है। लेकिन हम लोगों ने देखा हुआ है किसी भी सोलेनॉइड में, कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड बनता है, तो ऑफकोर्स वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी स्टोर होगा। सो आंसर इज सी पार्ट, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है बच्चों, कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है, पूरी कहानी हम लोगों को मालूम है। इन एन एसी सर्किट द EMF V and the current I at any instant are given by this. The average power in the circuit over one complete AC is. हम लोगों ने इस फार्मूला भी डिराइव किया हुआ है। हम लोगों ने क्या डिराइव किया हुआ है? P is equal to V RMS I RMS cos phi। ठीक है, तो ये फार्मूला हमारे को मालूम है, लेकिन यहाँ पे कहीं भी RMS नहीं दिख रहा है, तो कोई बात नहीं, हम लोगों ने डिराइव तो क्या हुआ है, वी RMS क्या होता है, V नॉट बाई रूट 2, I RMS क्या होता है, I नॉट बाई रूट 2 इंटू कॉस फाई। दैट मीन्स V नॉट I नॉट कॉस फाई अपॉन 2। दिस वन, थर्ड वन इज द बेस्ट ऑप्शन। देखो कितना लॉलीपॉप है ये, आप सोच के देखो बच्चों क्या आंसर होगा। इजी है ये भी, बहुत ही ज़्यादा इजी है। द कोर ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर इज लैमिनेटेड बिकॉज एनर्जी लॉस ड्यू टू एडी करंट में भी मिनिमाइज। सही बात है। वेट ऑफ द ट्रांसफॉर्मर रिड्यूस हो जाए, 80 वाट बिल्कुल भी नहीं है। रस्टिंग ऑफ द कोर में भी प्रिवेंटेड, ऐसा नहीं है। रेशियो वोल्ट पर सेकंड में भी इंक्रीज नहीं बच्चों। देखो जो कोर ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर लैमिनेटेड होता है, बहुत सारे लेयर्स होते हैं और लेयर्स के बीच में इंडक्टर इंसुलेशन दिया जाता है ताकि एक का हीट दूसरे में ट्रांसफर नहीं हो। एडी करंट क्या करता है, पूरे सिस्टम को हीट करने की कोशिश करता है, करंट फ्लो करेगा, एडी करंट है, तो वो सिस्टम पूरा जो ट्रांसफार्मर हीट होने लगता है। लेकिन हम चाहते हैं कि हीट कम हो या हीट को ट्रांसफ़र होने में टाइम लगे, तो उसके बीच बीच के पोर्शंस में हम इंसुलेशन डाल देते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट बेस्ट ऑप्शन, दिस वन, फर्स्ट वन। एनर्जी लॉस जो होता है एडी करंट के कारण वो मिनिमाइज हो जाए, उसके लिए काम करते हैं हम लोग। नेक्स्ट है द वायर ऑफ रेजिस्टेंस R इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस ओमेगा L। द क्वालिटी फैक्टर ऑफ RL सर्किट। क्वालिटी फैक्टर बच्चों हम लोग ने डिराइव किया था, छोटा सा फॉर्मूला था, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर अपॉन वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस, या फिर ये वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर भी हो सकता है। दोनों क्वांटिटी सेम होते हैं एट रेजोनेंस। ये हम रेजोनेंस पे बात करते हैं हमेशा, एट रेजोनेंस। ठीक है बच्चों, तो VL हम लोग क्या लिखेंगे, ओमेगा इंटू एल लिखेंगे, और ये लिखेंगे, सॉरी ओमेगा L इंटू आई लिखेंगे, और ये IR लिखेंगे। तो IR तो चला गया। अब रेजोनेंस की बात करते हैं तो ओमेगा की वैल्यू मेरे को मालूम है, 1 बाई अंडर रूट LC, दिस इज L बाई R, सो दिस इज L बाई C 1 बाई R, सो दिस इज फॉर्मूला आई एम गेटिंग। या फिर ओमेगा L बाई R भी बोल सकते हैं, हमारे को मिल चुका है ओमेगा L बाई R। ठीक है बच्चों, तो बहुत सारे फॉर्म हो सकते हैं एक फार्मूले के, सो यू हैव टू बी केयरफुल। दिस वन, द रिएक्टेंस ऑफ ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस is C is X। रिएक्टेंस ऑफ ए कैपेसिटेंस C is X। रिएक्टेंस का मतलब हो गया XC की वैल्यू कह रहा है कि ये X है। ये बोथ द फ्रीक्वेंसी एंड कैपेसिटेंस इज डबल्ड। अब XC क्या होता है, 1 बाई ओमेगा C होता है। अब बोला गया है XC फ्रीक्वेंसी एंड कैपेसिटेंस इज डबल। फ्रीक्वेंसी डबल का मतलब हो गया, आप होंगे ओमेगा को ही डबल कर दो, एंड कैपेसिटेंस इज डबल, तो ये 2C हो जाएगा। तो 1/4 इंटू ओमेगा C हो गया ये, और 1 अपॉन ओमेगा C क्या है, ये X है, ये पूरा X ही तो है। सो वी कैन राइट X डैश इज इक्वल टू X अपॉन 4, ये मिल गया मुझे।
द न्यू रिएक्टेंस विल बी x/4। बड़ा सिंपल था ये तो, सिंपल सिंपल सिंपल, बहुत ही सिंपल है। इसको नोट कर लो बच्चों प्लीज। आगे देखते हैं क्या है। AC voltage applied to a resistance R and an inductor L in series, L and R in series. If R and the inductive reactance are both equal to 3, R and inductive reactance यानी कि XL both is equal to 3, the phase difference between the applied voltage and the current in the circuit is, phase difference मांगा गया है, phi मांगा गया है, तो phase difference between अप्लाइड वोल्टेज एंड द करंट इन द सर्किट हमको फाइंड करनी पड़ेगी। फाई, तो फाई बच्चों हम लोग फाइंड कर सकते हैं इम्पीडेंस ट्रायंगल से भी। अगर मैं इम्पीडेंस ट्रायंगल ड्रॉ करूं, ये बहुत काम की चीज़ है बच्चों, इम्पीडेंस ट्रायंगल भूलना नहीं है। दिस इज फाई, दिस इज जेड, दिस इज आर एंड दिस इज एक्सएल माइनस एक्ससी। ठीक है, ये मैंने जनरल लिखा है। इस केस में एक्ससी कहीं पे मुझे दिख नहीं रहा है, रेजिस्टेंस आर इंडक्टर है, तो एक्सी को हम लोग जीरो ले सकते हैं, इस फैक्टर को जीरो ले सकते हैं, हटा देंगे इसे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ना, एक्सएल और आर तो गिवन है, दैट मीन्स आई कैन राइट tan phi इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। दोनों यहाँ 3 हैं, ये भी 3 ये भी 3, कट के 1 हो जाएगा, तो tan phi 1 हो गया, तो phi हो गया 45 डिग्री, यानी कि π/4। सो π/4 इज द बेस्ट पॉसिबल आंसर। देखो कितने इजी है, इससे इजी कुछ होता है क्या। ट्रांसफार्मर हैविंग एफिशिएंसी ऑफ 90% इज वर्किंग ऑन 200 वोल्ट एंड 3000 वाट पावर सप्लाई। देखो बच्चों, जहां पावर सप्लाई लिखा हो ना ट्रांसफार्मर के लिए, वहां पर वो इनपुट पावर की बात कर रहा है। ठीक है, मतलब प्राइमरी जो हम लोगों ने किया ना, प्राइमरी कॉइल सेकेंडरी कॉइल, तो ये प्राइमरी के लिए वोल्टेज गिवन है, प्राइमरी के लिए पावर गिवन है। तो लिख लेते हैं पावर EP इंटू IP, दिस इज पावर इन प्राइमरी PP। प्राइमरी जो कॉइल होगा, मैंने इस पर वीडियो बना रखा है, लिंक में भी डाल दूंगा, आप एक बार देख लेना कि वोल्टेज ऑफ प्राइमरी कॉइल, प्राइमरी जो हमारे पास सोर्स है वो, इंटू करेंट ऑफ प्राइमरी इज इक्वल टू पावर इन प्राइमरी। तो पावर इन प्राइमरी तो गिवन है मेरे को 3000 है, करेंट इन प्राइमरी पता नहीं है 200 है, इसको कैलकुलेट कर लो तो ये आ रहा है 15 एम्पियर। तो यहां पे बोला गया इफ द करेंट इन द सेकेंडरी कॉइल इज 6 एम्पियर, द वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी कॉइल एंड द करंट इन द प्राइमरी कॉइल, करंट इन प्राइमरी कॉइल 15 एम्पियर आ गया है बच्चों, यानी कि ये ऑप्शन तो हटा ही दो। अब इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन होगा। करंट इन द सेकेंडरी गिवन है, IS इज गिवन 6 एम्पियर। इफिशियंसी का फॉर्मूला पहले लिख डालते हैं। इफिशियंसी हो गया आउटपुट पावर और अपॉन इनपुट पावर। सो आउटपुट पावर का मतलब हो गया 0.9, इफिशियंसी हो गया 0.9, 90% मीन्स व्हाट, 90/100, 90/100 मीन्स व्हाट 0.9। आउटपुट पावर, सेकेंडरी वाला पावर जो आएगा उसको मैं PS लिख रहा हूं। इनपुट पावर गिवन है 3000, ये हो जाएगा 2700 वाट। ये आ गया सेकेंडरी पावर। अब सेकेंडरी पावर आ गया तो फॉर्मूला हमारे को मालूम है, सेकेंडरी पावर क्या लिखेंगे, ES/IS 2700। अब हमारे पास जो सेकेंडरी का करंट है वो 6 एम्पियर है, यहां डाल देते हैं, ऊपर लिख लेता हूं। ES जो आएगा 2700 डिवाइड बाई 6 हो जाएगा, 2 3 जा 900, राइट, ठीक है ना। ये हो जाएगा 450 वोल्ट एंड 15 एम्पियर। सेकेंड ऑप्शन आ गया बच्चों, देखो कितना इजी था ये, राइट। तो आप ट्रांसफार्मर आप लोग एक बार फॉर्मूले सारे देख लिया करो, इसमें भी वो 2-3-4 फॉर्मूले मिल जाएंगे आपको, और जो भी कॉन्सेप्ट है इससे रिलेटेड वो भी आप देख लो एक बार। वीडियोस के लिंक मैं डाल दूंगा इसी में, और भी चीज़ों का लिंक मैं इसमें डालने वाला हूँ इसको, लेकिन आप कंप्लीट कर लो अच्छे से। बाकी कोई भी डाउट हो तो बच्चों आप मुझे रेज कर सकते हो डाउट, प्लीज़ मेक ए नोट।
हाँ बच्चों, दिस इज ट्रांसफार्मर क्वेश्चन अगेन। इसको आप लोग देखो एक बार। A step up transformer operates on a 230 volt line and supplies current of 2 ampere to a load। ये करंट जब सप्लाई की बात होगी बच्चों, यानी कि इनपुट नहीं है, ये आउटपुट है, सप्लाई कर रहा है, यानी कि हम सेकेंडरी की बात कर रहे हैं। सेकेंडरी करंट इज गिवन 2 एम्पियर एंड ऑपरेट्स ऑन 230 वोल्ट लाइन। ऑपरेट मीन्स इनपुट हो गया, ये प्राइमरी कॉइल वाला वोल्टेज हो गया। दिस इज 230 वोल्ट। The ratio of primary and secondary windings, primary and secondary windings, ये हो गया 1/25। The current in the primary coil, ये current in the primary coil हमारे को फाइंड करनी है। देखो बच्चों, इस पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी इफिशियंसी की बात नहीं हो रही है। जब हमारे को कोई भी इफिशियंसी गिवन नहीं हो तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लेते हैं 100% इफिशियंसी, यानी कि जितना पावर इनपुट में है उतना ही पावर आउटपुट में होगा, ये हम लोग लेके चलते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो फ्लक्स होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ वाइंडिंग्स या नंबर ऑफ टर्न्स। दैट मीन्स फ्लक्स इन प्राइमरी अपॉन फ्लक्स इन सेकेंडरी इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी, नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पर हमारे को रेशियो तो गिवन है 1/25। बिल्कुल बेसिक से काम करना होता है तो काफ़ी चीज़ें समझ में आने लगती हैं। फ्लक्स इन प्राइमरी, अब मैं डिवाइड बाय टाइम कर दूँ यहाँ भी और यहाँ भी, तो डिवाइड बाय टाइम करने से ये हो गया ईएमएफ इन प्राइमरी और नीचे वाला हो जाएगा ईएमएफ इन सेकेंडरी, दैट इज 1/25। ठीक है, हमारे को बोला गया है करंट इन द प्राइमरी कॉइल फाइंड करनी है मुझे। तो हम लोग यहाँ पर सोच सकते हैं टोटल पावर, टोटल 100% इफिशियंसी के बारे में। तो लिख सकते हैं ES IS इज इक्वल टू EP IP फॉर नो एनी पावर लॉस। सो ES हमारे को ES अपॉन EP, देखो IS अपॉन IP ये हो जाएगा EP अपॉन ES। सो IS अपॉन IP, EP अपॉन ES, EP अपॉन ES मेरे को 1/25 गिवन है और IS 2 एम्पियर है, IP मुझे मालूम नहीं है। तो यहाँ से IP मेरे को मिल गया 50 एम्पियर। 50 एम्पियर इज IP, दैट इज सेकेंड ऑप्शन। ठीक है बच्चों, प्लीज 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 मेक ए नोट। दूसरा, इसको देख लो बच्चों, आप लोग एक बार ध्यान से देखो, कोशिश करो 2 मिनट। हाँ बच्चों, होपफुली आप लोगों ने देख लिया होगा, ट्राई करके देखें। प्राइमरी वाइंडिंग 50 टर्न्स, यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी ये 50 है और सेकेंडरी के लिए 5000 है, यानी कि स्टेप अप है। सेकेंडरी में ज़्यादा अगर वाइंडिंग टर्न हो जाए तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर बोलते हैं। द प्राइमरी इज कनेक्टेड टू एन AC सप्लाई ऑफ 20 वोल्ट 50 हर्ट्ज। द सेकेंडरी विल हैव एन आउटपुट ऑफ, देखो बच्चों, इनपुट का जो प्राइमरी का जो फ्रीक्वेंसी होता है वही फ्रीक्वेंसी सेकेंडरी का भी होगा, यानी कि ये फ्रीक्वेंसी सही है, ये फ्रीक्वेंसी सही है, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होता है ट्रांसफार्मर के द्वारा। तो ये ऑप्शन तो कट हो गया, ये ऑप्शन भी कट हो गया। आपके पास है C और D। अब हमारे को फाइंड करनी है सेकेंडरी विल हैव एन आउटपुट वोल्टेज। आउटपुट वोल्टेज मांगा गया, यहाँ भी इफिशियंसी की बात नहीं हो रही है, तो हम लोग 100% इफिशियंसी लेके चलेंगे। हम लोग लिख सकते हैं EP अपॉन ES इज इक्वल टू NP अपॉन NS। ये फॉर्मूला हम लोग पहले भी देख चुके हैं, हम लोगों ने नोट्स में भी किया हुआ है। तो हमारे को प्राइमरी इज कनेक्टेड टू एन AC, 20 वोल्ट गिवन है प्राइमरी के लिए, तो मैं लिखूंगा 20 अपॉन ES, NP है 50, NS है 5000। तो ये हो जाएगा हमारे पास 100। ठीक है बच्चों, 5, 10, 100, तो ये 2000 वोल्ट आ रहा है। 20 वोल्ट
और ये 50 हमारे पास है, NS 5000 टर्न्स है और वो 500 टर्न्स है ये, तो यहाँ पर 10 आएगा। सो ES इज कमिंग आउट टू बी 200 वोल्ट। सो 200 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज, यानी कि डी ऑप्शन है हमारे पास आंसर। ठीक है बच्चों, इजी है, तो आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लो और जो भी डाउट है मेरे को बिंदास आप लोग कमेंट सेक्शन में भेज सकते हो। प्लीज़ मेक ए नोट।